अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अब ये है कि हमें एक अच्छा एसे लिखना है, एक पावरफुल एसे लिखना है। ओके, ये सबसे मतलब डिफिकल्ट टास्क है। अब आप लोग कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना मुझसे और अपने आप से भी कि मैम ने पढ़ा दिया, अब हम लिखना शुरू कर रहे हैं, अब हम बहुत अच्छा इससे लिखेंगे। नहीं, ये जो राइटिंग स्किल है वो इवॉल्व करती है, वो अचानक नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती कि बस पढ़ाया और हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाया, अरे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, ठीक है। वो एकदम वो एकदम डिफरेंट गेम है, ये एकदम डिफरेंट गेम है। इसमें इवॉल्व होता है, आप लोग लिखते हो, गलतियां करते हो, मुझसे फीडबैक मिलता है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है। जो इमोशनली स्ट्रांग यहाँ पर स्टूडेंट होंगे वो नेगेटिव फीडबैक को भी बहुत स्पोर्टिंगली लेते हैं और समझते हैं कि हाँ, ये नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, अब ये गलती को मैं सुधार कर अब मैं नेक्स्ट ऐसे लिखूंगा बेहतर तरीके से। ओके, जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, जो इमोशनली वीक होंगे वो लोग बहुत डिस्करेज हो जाएंगे, लिखना ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को जज करना, आप लोग इमोशनली स्ट्रांग हो या नहीं, जब ऐसे का फीडबैक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। मेघा इसमें मेरे लास्ट ईयर राइटिंग सेक्शन बैच में थी, तो उससे अगर आप लोग पूछोगे तो उसको वो बहुत अच्छे से बताएगी कि मैंने उसको कितना डांटा हुआ है। ओके, लास्ट बैच में, मुझे नहीं पता इस बैच में वो कितना डांट खाएगी, मगर लास्ट बैच में उसने अच्छा खासा उसको मिला हुआ है क्रिटिसिज्म। ओके, मगर आप ये सोचो उसको इतना क्रिटिसिज्म मिला है फिर भी वो इस बैच में वापस से आई है। ओके, तो इससे पता चलता है इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। फाइन, चलिए। अब जो अच्छा इससे लिखने के लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले एक स्किल डेवलप करनी होगी कि जो 6 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें मुझे 4 ऐसे ऐसे क्वेश्चन चूज करने हैं जो जिसपे मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, तो वो 6 में आपको 2 ऐसे क्वेश्चंस को टोटली एलिमिनेट करना है, ये सोच के कि हाँ इस पे मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, इस 4 पर मैं लिख सकता हूँ। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो स्किल है चूज करने का, सिलेक्ट करने का, ओके, कि मुझे 4 सिलेक्ट करना आउट ऑफ 6, ये स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे भी बोला है कि मैम मैं आंसर लिख रहा हूँ ऐसे का, और मिड वे पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है अरे यार मैंने ये क्यों चूज किया, मैं वो वाला ऐसे चूज करता तो अच्छा होता ना। ऐसे भी होता है। तो ये सब डिलेमा से बचने के लिए आप लोगों को सबसे पहले स्किल डेवलप करनी है कि किस तरह से मुझे ऐसे क्वेश्चन को चूज करना है। ओके, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने वर्ड्स हैं ऐसे क्वेश्चन में। यूपीएससी यूजुअली लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, लॉन्ग। अब जितना ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग होगा ना, उसके डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि अगर ऐसे लॉन्ग है तो आप समझ जाओ उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे और हर एक वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। ये बहुत बड़ा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 8 शब्द हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, कोई कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे बाप रे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। ओके, कोई कोई स्टूडेंट बोलेंगे मुझे रिलीजियस बिगॉटरी का मतलब पता है, मैं इस पे शायद लिख सकता हूँ। ओके, और कोई कोई स्टूडेंट्स हो सकता है उसको लीव कर ले, या हो सकता है उसमें कुछ लिखना शुरू कर दे। मगर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप लोग, फर्स्ट प्रॉब्लम जब आप लोग देख कर ही बोलोगे अरे बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दो। दूसरी प्रॉब्लम, कोई एक वर्ड को लेकर आपको लगेगा कि हाँ आई नो द कंटेंट ऑफ दिस ऐसे क्वेश्चन एंड आई स्टार्ट राइटिंग। ये दूसरा प्रॉब्लम। ओके, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को टोटालिटी में नहीं समझोगे, टोटालिटी में समझने का मतलब सबसे पहले संधि विच्छेद करना, मतलब डायसेक्ट करना ऐसे क्वेश्चन को। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है, ये एक कीवर्ड है ऐसे क्वेश्चन का। रिलीजियस बिगॉटरी का मतलब क्या है, ये एक और कीवर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल का मतलब क्या है, ये एक और कीवर्ड है। यानी आपके पास इस 8 वर्ड्स में आपके 3 की कॉम्पोनेंट्स हैं। ओके, 3 कीवर्ड्स है, आपको तीनों का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और तीनों को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है इस ऐसे क्वेश्चन में वो भी पता होना चाहिए। अदरवाइज आप ये इस ऐसे पर जो कंटेंट दोगे वो जस्टिफाइबल नहीं होगा। ओके, आप अगर आप तीनों वर्ड्स को नहीं समझोगे, पहली चीज।
तीनों किस तरह से आपस में कनेक्टेड है इस ऐसे क्वेश्चन में, ये नहीं समझोगे तो फिर आप क्वेश्चन के डिमांड को ही नहीं समझ रहे हो, तो आप कंटेंट कैसे लिखोगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को वाइजली चूज करने का तरीका, सबसे पहला तरीका, यू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आर देयर इन द ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा है उसमें जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स को पहले सेपरेटेड, है ना। सेपरेट कैसे किया, देखो मैंने सेपरेट किया ना, सिविल रॉन्ग, रेलिजियस बिगॉटरी, कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इट विल टेक टाइम, अभी टाइम लेगा, मगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वो टाइम बिल्कुल मतलब विद इन 30 सेकेंड्स विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ओके, 30 सेकेंड्स लगेगा। अगर कोई पढ़ लिख के एग्जाम देने गया है, ऐसे नहीं कि बस उठते ही गया और सोचेगा उसको, ऐसा नहीं, ठीक है। जो पढ़ लिख के एग्जाम देने जा रहा है अच्छे से प्रिपरेशन, उनके लिए मैं कह रही हूँ यू विल टेक 30 सेकेंड्स और लेस देन 1 मिनट टू अंडरस्टैंड द ऐसे क्वेश्चन, मगर शुरुआत में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को हर कीवर्ड को सेपरेट करना है और हर कीवर्ड का आपको मतलब जानना है। अगर आप लोग जान गए, उसके बाद कनेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब आप ऐसे क्वेश्चन को समझ गए। फिर आपको डिसाइड करना है क्या मेरे पास इस पे कंटेंट है, क्या मैंने इस पे कभी कोई रिसर्च किया है, कभी पढ़ा है, कोई नोट्स है तो आप ये ऐसे क्वेश्चन को चूज करोगे। नहीं है तो फिर आप नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन को चूज। आप लोग एक वर्ड से ये अज्यूम नहीं कर सकते कि यू नो द कंटेंट। ओके, अब नेक्स्ट है वर्ड्स यूज इन द ऐसे क्वेश्चन। जो वर्ड्स होते हैं ना, जो ऐसे क्वेश्चन में यूज होते हैं, वो एक बहुत बड़ा क्लू आपको देते हैं अपने ऐसे कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए। ओके, अगर आप कोई भी कीवर्ड से फेमिलियर नहीं हो या मीनिंग अनक्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन या तो आपके लिए अनफेमिलियर होगा या आप मिस इंटरप्रेट करोगे और कंटेंट जो दोगे वो इररेलेवेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट अश्योर योरसेल्फ ऑफ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच वर्ड मेंशन इन द ऐसे क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आप कंटेंट तैयार करो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ये वाले ऐसे क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। अब मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, 2024 का ऐसे क्वेश्चन है ये वाला, इंग्लिश इन इंडिया डेविएंस एंड वेरिएंस। तो मैंने अपने ग्रुप में पूछा था आप लोग इस क्वेश्चन में किसके बारे में लिख के आए हो, अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेजी के बारे में। 90% स्टूडेंट्स ने, मैंने पोल क्रिएट किया था, 90% स्टूडेंट्स ने बोला था कि वो लोग अंग्रेज के बारे में लिख के आए हैं। पता है क्यों गलती किए थे, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं पढ़े। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी हिंदी पढ़ना है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है। मतलब चाहे वो कोई भी मीडियम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मीडियम, आपको दोनों लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। अगर किसी ने हिंदी पढ़ लिया होता तो उनको पता चल जाता कि ये अंग्रेज के बारे में नहीं है, अंग्रेजी के बारे में, भारत में अंग्रेजी। व्यतिक्रम हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आया, तो ठीक है, डेविड समझ में आ रहा है ना। और पता है इसमें ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंग्रेज होता ना तो लिखा रहता द इंग्लिश, मगर ये अंग्रेजी है क्योंकि सिर्फ इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश में आर्टिकल यूज ही नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए जब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलता है और आप चाहते हो कि उसको बहुत अच्छे से समझो, तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझना होगा। और यूपीएससी को देखो, हिंदी को ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों, क्योंकि हिंदी शुरुआत में लिखी गई है। देखो, हिंदी शुरुआत में लिखी गई है। तो कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट्स कहता है ना मैम हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, हम तो भाई चाहे इंग्लिश के हो चाहे हिंदी को हो, आप अगर लिखोगे अच्छा, कंटेंट अच्छा दोगे तो आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा। और दूसरा, वैसे भी यूपीएससी देखो इंपॉर्टेंस तो हिंदी को ही देता है क्योंकि टॉप में तो हिंदी ही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। तो जो बोल सकता है, जो माइक ऑन कर सकता है वही मुझे आंसर करेगा, क्योंकि अगर मैं चैट में करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कौन बात कर सकता है माइक में, बताएंगे।
दिव्यांशु। यस मैम। सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बाइगॉट्री, कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, इसमें हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हैं, कंटेंट के बारे में हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसमें से आपको तीनों कीवर्ड्स का मतलब पता है? यस और नो? यस मैम। बताओ सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है? सिविल रॉन्ग मीन्स सॉर्ट ऑफ एक्ट जो कि लोग करते हैं धर्म में एकदम धार्मिक कट्टरता के चलते हैं, ना। जो कि वो इस दे गो इन टू दैट एक्सटेंट कि वो दे कॉज हार्म टू पीपल हाँ। जस्ट टू फॉर नो देयर। नो नो दिव्यांशु, नो। एनीबडी एल्स? ओके। म्यूट करो दिव्यांशु। एनीबडी एल्स? चलो भाई, चैट में ही बता दो भाई, आप लोग कोई बोल ही नहीं सकते। शिवाली बोल सकती है, चलो शिवाली बताइए। मैम इट मीन्स मैम राइट्स को मिसयूज करना और टू वायलेट। करेक्ट करेक्ट, यू वॉयलेट व्हाट? मैम राइट्स मैम कोई रिलीजियस एग्जांपल का जो दोगे? एग्जांपल दो कोई सिविल रॉन्ग का। मैम क्वेश्चन पे मुझे पता चल रहा है कि जो एवरी रिलीजन हैज देयर ओन राइट्स, तो उसमें वायलेट करना कॉन्स्टिट्यूशनली। ओके ठीक है, दीपक आप बताओ। मैम सिविल रॉन्ग मतलब नॉर्मली कोई भी किसी के साथ कुछ वो दुर्व्यवहार करता है। करेक्ट। देखो हिंदी देखो, नागरिक अपराध। रॉन्ग का मतलब अपराध, सिविल का मतलब नागरिक। तो दीपक कोई एक एग्जाम्पल दो नागरिक अपराध का। मैम किसी को बुली करना या तो थप्पड़ मारना या फिर फाइट करना या फिर स्लैंग अच्छा ठीक कुछ है, भी। बुली करना। ओके, और और हार्म पहुंचाना मतलब चोरी करना। चोरी करना। नहीं सिविल रॉन्ग नहीं होगा। हाँ वो तो वो लॉ का रॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब कानून तोड़ रहा है। एक सिविल पता नहीं, नहीं डिफरेंस नहीं सुनो, पता है एग्जैक्ट। नहीं, नागरिक अपराध में नागरिक के अगेंस्ट कोई भी अपराध कर रहा है, दैट कम्स अंडर सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग यस मैम। ठीक है ना? तो हम चोरी कर रहे हैं, देखो क्रिमिनल वाला नहीं, मर्डर वर्डर नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, नॉर्मल जो चोरी चकारी होती है ना, वो सिविल रॉन्ग में आती है। किसी को थप्पड़ मार दिया, वो सिविल रॉन्ग में आएगा। किसी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, डिफेम कर दिया, वो सारा सिविल रॉन्ग में आएगा। ठीक है, तो हमें सिविल रॉन्ग का मतलब पता चल गया। तो स्टूडेंट्स हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो। दिव्यांशु, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है। हिंदी आपकी बुरी नहीं है, इंग्लिश भी आपकी बुरी नहीं है, मगर आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमें कीवर्ड का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, रिलीजियस बिगॉट्री। अगर मैं इसकी हिंदी देखूं, धार्मिक कट्टरता जन्य जो भी है ना। धार्मिक कट्टरता, मुझे कट्टरता पता है, कट्टरता के बाद क्या लिखा ये नहीं। धार्मिक कट्टरता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? चैट में मैम बताओ। मैम chat में बताओ। इनटॉलरेंस होता है एक रिलीजन का दूसरे के खिलाफ, मतलब कि उसका आइडियोलॉजी उसका वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना, वही कट्टरता हो गया। और अपना ही वे ऑफ लाइफ को वन एंड ओनली मानना। यस, देखो बिगॉट्स का मतलब क्या होता है। बिगॉट्स पता है, बहुत बहुत है ना, खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। कट्टरता किसी में भी आ सकती है, ये धार्मिक कट्टरता है, आपका कट्टरता किसी में भी आ सकती है। मगर जो बिगॉट्स होते हैं, रिलीजियस बिगॉट्स, वो लोग खतरनाक क्यों होते हैं? वो लोग ये समझते हैं उनका रिलीजन सुपीरियर है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। अपना रिलीजन को सुपीरियर मानने में उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम समझते हैं हमारा रिलीजन सुपीरियर, तुम्हारा रिलीजन इंफीरियर, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, तो जब हम इस इस थिंकिंग से ग्रसित रहते हैं, ये थिंकिंग हम एकदम केज्ड कर देती है कि नहीं, हमारा हम सुपीरियर है, हमारा रिलीजन सुपीरियर, तुम्हारा इंफीरियर है, तो वो लोग बिगॉट्स बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, अब हम देखते हैं।
तो हम लोग आप लोग को दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल का मतलब सबको पता है, दंडनीय, यानी कानून के अंतर्गत आप अपराधी हो और आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, अब तीनों को कनेक्ट करना है। फाइन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको सारे वर्ड्स ऐसे क्वेश्चन में समझ में आएंगे तो आपको क्लू मिलेगा कि आपका ऐसे कंटेंट कैसे स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट का जो कंटेंट होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। आपको उसमें स्ट्रक्चर नहीं तैयार करना है। स्केलेटल फ्रेमवर्क रिपोर्ट का पहले से तैयार है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। रिपोर्ट में फर्स्ट पैरा में जब आप पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, फर्स्ट पैरा में आप सिर्फ वाई सॉरी व्हाट हु वेयर का आंसर कर दो, व्हाट व्हेन वेयर हु का आंसर कर दो। सेकेंड पैराग्राफ में वाई और हाउ का आंसर कर दो। थर्ड पैराग्राफ में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। बात खत्म। इफ यू नो द कंटेंट यू जस्ट हैव टू पेस्ट द कंटेंट पैरावाइज। ठीक है। मगर ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे के कंटेंट में प्रॉब्लम क्या, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा। और कैसे स्ट्रक्चर तैयार करोगे, कौन डिसाइड करेगा, वो ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करेगा जो आपको क्लू देगा। तो अब जब ये क्वेश्चन आया है, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, अब तीनों को कनेक्ट करना है आपको। मुझे आप लोग चैट में कोई बताए ये तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे। तीनों को कनेक्ट करो, चैट में लिखिए कोई भी, तीनों को कनेक्ट करना है। आई एम वेटिंग। कृष्णा ने सही बोला है। सिविल रॉन्ग कौन कमिट करता है, रिलीजियस बिगॉट्स। और जो भी दोज रिलीजियस बिगॉट्स हु कमिट सिविल रॉन्ग हैज टू बी punished अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये है कनेक्शन तीनों का आपस में। ओके, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे। फाइन। तो पहला स्टेप हर एक वर्ड का मतलब जानना है, फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। कहीं कहीं पे हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे फार्म वेवर्स पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड, तो हमें इसमें कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश करना है, क्योंकि पता चल रहा है आपको एक कंटेंट तैयार करना है, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक। दूसरा कंटेंट होना चाहिए आपके पास, फार्म वेवर इज मायोपिक। और तीसरा आपके पास होना चाहिए स्ट्रैटेजी चेंज नीडेड। आप समझे। अगर मैं इस पे कंटेंट तैयार करूंगी तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने के बाद अपने मेन बॉडी में फर्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर इंट्रोडक्शन सेकंड पैराग्राफ मैं बताऊंगी फार्म वेवर पॉपुलिस्टिक कैसे, फार्म फिर थर्ड पैराग्राफ फार्म वेवर मायोपिक कैसे, फोर्थ पैराग्राफ स्ट्रैटेजी चेंज क्या होनी चाहिए। ठीक है। और फिर लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगी। तो इसमें स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मगर ये वाला बहुत डिफिकल्ट है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई ना। तो कनेक्शन जब आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हमें ये दोनों तीनों को कैसे कनेक्ट करके अपने कंटेंट को आगे लेकर जाना है। क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2019 का, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। ये हम 2019 वाले में हम आते हैं। दिख रहा है ये वाला। चलिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, आप लोग सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो। आपको जो मैंने ऐसे क्वेश्चन का लिस्ट दिया है, हम लोगों को वही सारे आप सबने देखा होगा ना, टेलीग्राम में मैंने ऐसे क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ है। यस और नो, देखा है ना। तो वो उसमें हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो आप लोगों को दोनों पढ़ना है, समझना है, और वही सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है। फाइन। तो इसमें भी आप इंग्लिश भी पढ़ो हिंदी भी पढ़ो, मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। ठीक है। टिकाऊ कृषि शब्दा शब्दाडंबर पूर्ण वादाओं की अपेक्षा इस समय की आवश्यकता है। ओके। अच्छा, किसको समझ में आया है। इसमें सबसे पहले हम कीवर्ड निकालते हैं। ओके, तो मुझे कीवर्ड बताएंगे एनीबॉडी। मैम कीवर्ड सस्टेनेबल फार्मिंग, दूसरा। रिहेटोरिकल प्रोमिसेस, यस।
ओके, अब चैट में कोई मुझे बताए इसका मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब बताओ, रेटोरिकल प्रोमिसेस का मतलब बताओ चैट में। मैम, फार्मिंग इन environment friendly way. फार्मिंग इन अ फ्रेंडली वे, In an environment friendly way. इन्वायरमेंट, Like for यस यस, सस्टेनेबल फार्मिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे, या हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेमैन टर्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ओके, अब रेटोरिकल प्रोमिसेस का मतलब क्या है। मैम, मैम वैसे promises जो बहुत ज्यादा valuable लगते हो, हाँ, करेक्ट, आगे। and वैल्यूबल लगते हैं, बस लगते हैं yes मैम, और होते नहीं है, राइट। yes मैम, फाइन, देखो, जब भी हिंदी में आडंबर वर्ड यूज किया जाता है, विकास एकदम सही है, गवर्नमेंट प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग स्पीचेस फेल्स टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स, करेक्ट। देखिए, जब भी हिंदी में आडंबर वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, ठीक है, फ्लॉन्ट करना, ये करेंगे हम, वो करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। इसको हम कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा रेटोरिकल स्पीच, यानी स्पीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है मगर काम कुछ नहीं होते हैं, ओके। तो वो होता है रेटोरिकल स्पीच, रेटोरिकल प्रोमिसेस भी बोलते हैं, यानी खाली प्रॉमिस, एम्प्टी प्रॉमिस, आप रेटोरिकल प्रॉमिस समझ सकते हैं, फाइन। तो अब ये जो विकास ने लिखा हुआ है चैट में कि द गवर्नमेंट प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग इन स्पीचेस फेल्स टू प्रोवाइड इंसेंटिव, एक्चुअली में यही चीज है कि गवर्नमेंट जो है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सस्टेनेबल फार्मिंग नीड ऑफ आवर है, बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोग एम्प्टी प्रोमिसेस मत करो, आप काम पे लग जाओ टुवर्ड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो अगर आप इस पर आंसर आपको मिल जाएंगे, बुक में अवेलेबल है इसके आंसर्स, तो आपको पता चलेगा कि इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग और रेटोरिकल प्रॉमिस, जब आप कंटेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा इस दोनों को कनेक्ट किया गया है। अब मुझे बताओ कैसे कनेक्शन कैसे हुआ इस दोनों का, कनेक्ट कैसे करोगे दोनों को। जो विकास ने कहा वही है, आप लोगों को बताना है कि जो सरकार है वो सस्टेनेबल फार्मिंग पर क्या क्या उन्होंने कदम उठाए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुआ है, और कहाँ सरकार से आ, मतलब पिटफॉल्स क्या है सरकार के, उसमें जो जो पिटफॉल्स होंगे ना वो आपके रेटोरिकल प्रोमिसेस होंगे। जैसे मैं एक पिटफॉल बता दी, एक चीज, जो केमिकल फार्मिंग है, सस्टेनेबल फार्मिंग का उल्टा केमिकल फार्मिंग। तो जो केमिकल फार्मिंग है जिसमें पेस्टिसाइड फंगिसाइड सब कुछ यूज होता है, तो केमिकल फार्मिंग में विकास ने जैसे बोला है इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, मगर सस्टेनेबल फार्मिंग में सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इसी की वजह से आप देखना, जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो बहुत महंगे होते हैं क्योंकि सरकार कोई सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड करना और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना, ये दो बहुत अपोजिट बात हो गई ना, ओके। तो सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना विदाउट प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, तो ये तो रेटोरिकल प्रोमिसेस है, फाइन, ठीक है। तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड का मतलब समझना और फिर कनेक्शन, फाइन। अब हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को स्प्लिट करना है, फाइन। ऐसे क्वेश्चन को हमने स्प्लिट करना सीख गए, हमने अलग अलग कीवर्ड सेपरेट करना सीख गए, और सबका मतलब अगर हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ही पता है कनेक्शन स्टैब्लिश करो, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कैसे आपको स्ट्रक्चर लिखना है। स्ट्रक्चर
कैसे लिखना है, एक तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने से पता चल जाता है, और एक तरीका है स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का या स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। वो क्या है वो अब हम समझते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स, एक लास्ट चीज मुझे बताना है इसमें, कि जब आप लोग को सपोज ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2024 का जो क्वेश्चन है, ये सारा है, इसमें आप लोग सेलेक्ट कैसे करोगे। जैसे आपको डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब पता है, तो अवसर और चुनौतियां, अपॉर्चुनिटी चैलेंज का मतलब है, और इसमें आपको कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो आप डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बताओगे, सेकंड पैराग्राफ में अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फिर चैलेंजेस के बारे में बताओगे और कंक्लूजन कर दोगे, खत्म। ठीक है। ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, आपको ग्लोबल पीस का मतलब पता है, नेशनल डिफेंस बजट का मतलब पता है, मगर आप दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है। अब मुझे इसमें आप लोग को रिलेशनशिप समझना है। कोई मुझे इसमें रिलेशनशिप बता सकता है, ग्लोबल पीस और नेशनल डिफेंस बजट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कोई मुझे रिलेशनशिप बताए। मैम अगर ग्लोबल में पीस रहेगी तो कंट्रीज अपने बजट के ऊपर कम खर्च करेंगे, अगर ज्यादा करेक्ट, अनसर्टेनिटीज करेक्ट। ज्यादा खर्च करें। मगर पता है, ग्लोबल पीस अगर हम लोगों को स्टैब्लिश करना है, तो हमें डिफेंस में कम इन्वेस्टमेंट करना है, हमारा बजट कम होना चाहिए। मगर ऑपोजिट हो रहा है, कॉन्ट्रारी। हम ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, मगर नेशनल डिफेंस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। कनेक्शन समझ में आया? तो कनेक्शन स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, जब आप ऐसे क्वेश्चन को चूज करते हैं, तो दो चीज, हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर जो यूएनओ है या वर्ल्ड नेशंस है, ये लोग बात सिर्फ इसी का कर रहे हैं, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, और पीछे क्या कर रहे हैं, ये सब बजट को इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया ने भी किया है। ओके। तो इस पे भी आपको आंसर तो मिल ही जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी। अब वैसे ही ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, अब सपोज आपको इसके बारे में पता है, रशिया कितना इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस में, आपको पता है, अगर डेटा भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पता है, तो आप लोग ये दो ऐसे क्वेश्चन चूज कर सकते हो। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल, आपको सबका मतलब पता है, मगर अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, तब तो इसके बारे में वो लिख सकता है, क्योंकि ये पूरा फैक्ट बेस्ड है, एंटायरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। और वो भी हिस्ट्री का फैक्ट, आपको इसमें कुछ प्रेजेंट के बारे में आपको कुछ भी बात नहीं करनी है, आपको इसमें मणिपुर के बारे में बात नहीं करनी है। ओके। तो आप ये ऐसे क्वेश्चन तभी चूज करोगे जब आपको फैक्ट्स पता हो हिस्ट्री के। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, अगर किसी के पास ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, सबको इसमें वर्ड्स एज सच कोई की वर्ड नहीं है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबको पता है क्या होता है। ओके। तो आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता है। ओके। मगर फिर साथ में आपको ये 2024 में जो फॉरेस्ट फायर हुआ है, आपको इसके बारे में भी बताना है, तो आपने इसी को करंट से कनेक्ट कर दिया। तो ये बहुत इजी है। आपको अब फॉरेस्ट से शुरू करोगे, फिर सेकेंड पैराग्राफ में इंपॉर्टेंस से शुरू करोगे। तो इंपॉर्टेंस कैसे, इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, कल्चरली इंपॉर्टेंट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ओके, जोग्राफिकली कैसे एक फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इन्वायरमेंटली कैसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेस्ट। कितना इजी है, आप इसको चूज कर लोगे। और ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ट्राइबल कल्चर और ग्लोबलाइजेशन दोनों का मतलब आप लोगों को पता है, तो इसमें कनेक्शन मुझे स्टैब्लिश करके बताइए, ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कोई इन दोनों में क्या स्टैब्लिश कैसे करोगे? मैम शिफ्ट बता सकते हैं कि ट्राइबल कल्चर में जो प्रैक्टिसेस थे उस सब में शिफ्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, मे बी। ओके, फर्स्ट मतलब ऐसे शिफ्ट, सेकंड कंपैरेटिवली नहीं बता पाएंगे। शिफ्ट, सेकंड कोई और? मैम, कंजर्वेशन की वजह से जो ट्राइबल कल्चर में प्रॉब्लम आ रही है, उनके कंजर्वेशन के इम्पैक्ट, रिगार्ड। इम्पैक्ट। ओके। आप शिफ्ट भी बताओगे और इम्पैक्ट भी बताओगे। अंडरस्टूड। तो आप लोगों को पता है, अगर आप लोग
रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे ना, आपको कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। जो पढ़ लिख के बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बारे में बोल रही हूँ, कंटेंट मिलना ही मिलना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कंटेंट आएगा। अब कंटेंट को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा कंटेंट लूँ, कौन सा कंटेंट हटाऊं, किसके बारे में ज्यादा बात करनी है, किसके बारे में कम बात करनी है। अब सपोज ये वाला क्वेश्चन है, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल, इसमें तीन तीन कीवर्ड्स है। ओके, तो किसके बारे में हमें कौन सा कीवर्ड के बारे में हमें ज्यादा बात करनी है, कौन से कीवर्ड के बारे में हमें कम बात करनी है, इसके बारे में कम बात करनी है, इसके बारे में कम बात करनी है, इसके बारे में ज्यादा बात करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये चीज हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जब ऐसे क्वेश्चन में हम जब की वर्ड्स को सेपरेट कर लेते हैं और कनेक्शन फिर कनेक्ट करके स्टैब्लिश भी कर लेते हैं रिलेशनशिप, उसके बारे में जब हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से कीवर्ड के बारे में हमें मेन बॉडी में बताना है, कौन से कीवर्ड के बारे में हमें इंट्रोडक्शन में बताना है, कौन से कीवर्ड के बारे में हमें कंक्लूजन में बताना है। इस चीज को भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम डिसाइड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।